हेलो ऑल, माय नेम इज़ अनुप्रिया एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन एपी एजुकेशन। मैं आपको एपी एजुकेशन पर एनसीईआरटी क्लासिक साइंस पढ़ा रही हूँ और उसी के साथ हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं। अभी ट्रेंड ये है कि चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम है, कोई टेट एग्जाम है या कोई अदर एग्जाम है, क्वेश्चंस जो होते हैं वो एनसीईआरटी से ही आते हैं। ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट कुछ क्वेश्चंस को रट लें और फिर वो क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व हो जाएंगे। दिस इज नॉट पॉसिबल। हमें डिटेल में एनसीईआरटी को पढ़ना ही होगा। तो एग्जाम की ट्रेंड को समझते हुए हम एनसीईआरटी को डिटेल में भी पढ़ रहे हैं और उसके साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस भी कर रहे हैं। तो आज हम अपनी उसी सीरीज को आगे लेके चलेंगे, दैट इज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन सीरीज। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और हर क्लास के नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम टुडे इज फ्रॉम मोशन एंड मेजरमेंट, दैट इज चैप्टर नंबर 9। क्योंकि हम 1 से 8 तक के चैप्टर्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को कर चुके हैं, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 9 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स ऑफ डेकामीटर, मीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर। दिल्ली से मुंबई के बीच की दूरी मापने के लिए हम किस यूनिट का प्रयोग करेंगे? क्योंकि दिल्ली से मुंबई के बीच की जो दूरी है वो एक लंबी दूरी है, तो उसको मापने के लिए हम किलोमीटर का प्रयोग करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए डी विल बी करेक्ट आंसर, दैट इज किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सप्रेस ए टाइम इंटरवल? इनमें से कौन सा एक टाइम इंटरवल को एक्सप्रेस नहीं करता है? ए डे, ए सेकेंड, ए स्कूल पीरियड, टाइम ऑफ फर्स्ट बेल इन स्कूल। एक डे है, उसके अंदर 24 आवर्स होते हैं, हमें पता है कि तो वो टाइम को एक्सप्रेस कर रहा है। सेकेंड भी टाइम को एक्सप्रेस करता है। एक स्कूल पीरियड है, वो भी एक टाइम को एक्सप्रेस करता है कि इस स्कूल में ये पीरियड इतने टाइम के लिए होगा। टाइम ऑफ फर्स्ट बेल इन द स्कूल, ये किसी टाइम पीरियड को एक्सप्रेस नहीं कर रहा। फर्स्ट बेल कभी भी लगेगी तो वो एक पीरियड को तो एक्सप्रेस नहीं कर रहा। सो ऑप्शन नंबर डी, दैट इज टाइम फॉर फर्स्ट बेल इन स्कूल, विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, फिगर शोज ए मेजरिंग स्केल विच इज यूजुअली सप्लाइड विद ए ज्योमेट्री बॉक्स। एक मेजरिंग स्केल है, इसमें कुछ रीडिंग्स दी हुई हैं, सेंटीमीटर्स में है। ये सेंटीमीटर 1 2 3 4, ये जो नीचे की तरफ रीडिंग है ये सेंटीमीटर में है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस कैन नॉट बी मेजर्ड विद दिस स्केल बाय यूजिंग इट ओनली वंस? इससे कौन सी एक डिस्टेंस को हम मेजर नहीं कर सकते? 0.1 मीटर, क्योंकि 0.1 मीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं तो हम उसको तो मेजर कर लेंगे 10 सेंटीमीटर। 0.15 मीटर में 15 सेंटीमीटर होंगे तो 15 सेंटीमीटर तक भी हम मेजर कर सकते हैं। 0.2 मीटर, दैट इज 20 सेंटीमीटर, विच इज नॉट गिवन इन दिस स्केल, सो वी कैन नॉट मेजर 0.2 मीटर फ्रॉम दिस स्केल। एंड 0.05 मीटर, इसको भी हम मेजर कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, दैट इज 0.2 मीटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय द गिवन स्केल, क्योंकि 0.2 मीटर में तो 20 सेंटीमीटर होंगे और ये स्केल जो है ये 15 सेंटीमीटर तक ही है, तो हम इस दूरी को इस स्केल से नहीं माप पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, पहेली मूव्स ऑन ए स्ट्रेट रॉड फ्रॉम पॉइंट ए टू सी। पहेली जो है वो एक स्ट्रेट रॉड पे मूव कर रही है। 3 पॉइंट हैं एक लाइन में, ए बी सी, और वो ए से सी तक मूव करती है। शी टेक्स 20 मिनट टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस ए बी। ए से बी तक जाने में उसको 20 मिनट्स लगते हैं। एंड 30 मिनट्स टू कवर द रेस्ट डिस्टेंस बी सी, और बी से सी जाने में उसको 30 मिनट्स लगते हैं। शी टर्न बैक एंड टेक 30 मिनट टू कवर सी टू बी। वापिस से अगर सी से बी पे आ रही है तो उसको फिर से 30 मिनट लग रहे हैं। एंड 20 मिनट टू कवर द रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस टू हर स्टार्टिंग पॉइंट, और 20 मिनट उसको बी से लेकर ए पर आने पे लग रहे हैं। मतलब जितना पीरियड वो जाते टाइम ले रही है उतना ही टाइम वो आते टाइम ले रही है। शी मेक्स 5 राउंड ऑन द रोड द सेम वे। पहली कंक्लूड दैट हर मोशन इज, ऐसे वो 5 राउंड लगा रही है, तो पहली का मोशन कौन सा होगा? ओनली रेक्टिलिनियर मोशन, ओनली पीरियोडिक मोशन, रेक्टिलिनियर एंड पीरियोडिक, बोथ, नाइदर रेक्टिलिनियर नॉर पीरियोडिक। क्योंकि उसका मोशन जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में है और मोशन जो है उसका वो रिपीट भी हो रहा है एक पीरियड के बाद में, वो उसी पाथ पे अपने आप को रिपीट भी कर रही है अपने मोशन को, तो उसका जो मोशन होगा वो रेक्टिलिनियर एंड पीरियोडिक बोथ हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, भोलू एंड गोलू आर प्लेइंग इन ए ग्राउंड।
भोलू और गोलू दो लड़के हैं जो कि ग्राउंड में खेल रहे हैं। दे स्टार्ट रनिंग फ्रॉम द पॉइंट ए इन द ग्राउंड एंड रिच पॉइंट बी एट द सेम टाइम बाय फॉलोइंग पाथ मार्क बाय ए एंड 2 रिस्पेक्टिवली एज शोन। भोलू जो है वो ए पाथ से जाएगा, भोलू इस पाथ से जाएगा जिसपे 1 लिखा हुआ है, जबकि गोलू जो है वो इस पाथ से जाएगा जिसपे 2 लिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू फॉर द गिवन सिचुएशन। इस सिचुएशन के लिए इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट ठीक होगा। एज कंपेयर टू गोलू, भोलू कवर्स, गोलू के कंपेयर में भोलू कवर करता है ए लॉन्गर डिस्टेंस विद ए लोअर स्पीड, a longer distance with a higher speed, shorter distance with a lower speed, shorter distance with a higher speed। भोलू जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है जबकि गोलू जो है वो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है, क्योंकि भोलू की जो डिस्टेंस तो लार्ज है हमें दिख रही है लेकिन टाइम दोनों को सेम लग रहा है। इसका मतलब डिस्टेंस तो लार्ज रही है लेकिन उसकी स्पीड ज़्यादा रही होगी, तभी तो दोनों साथ पहुंच रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज longer distance with a higher speed, will be right answer। Question number 7, 4 pieces of wood sticks A, B, C, D are placed along the length of 30-meter long scale as shown in figure. Which of them is 3.4 in its length? एक स्केल दिया हुआ है, उसके ऊपर कुछ वुड के स्टिक्स रखे हुए हैं, तो हमें पूछा गया है कि इसमें से किस स्टिक की जो लंबाई है वो 3.4 सेंटीमीटर होगी। तो हम लेंथ को तो ईजिली मेज़र कर सकते हैं, जहाँ से कोई भी वुड की स्टिक स्टार्ट हो रही है उसको हम 1 मान लेंगे और उससे मेज़र कर लेंगे और 3.4 तक मेज़र कर लेंगे। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बी जो वुड ब्लॉक है उसकी लंबाई जो है वो 3.4 सेंटीमीटर के बराबर होगी। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए रखा है ताकि आपको पता चल सके कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं कि लेंथ दी होगी कोई भी एक स्केल की, उसके ऊपर कुछ वुड के स्केल्स रखे होंगे और पूछा जाएगा कि इस दूरी के बराबर इनमें से कौन सा स्केल है, तो आप इजीली मेजर करके बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर शोज द करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ ए ब्लॉक अलोंग ए स्केल फॉर मेजरिंग इट्स लेंथ। इनमें से कौन सा एक फिगर जो है करेक्ट है किसी ब्लॉक को मेजर करने के लिए। हम फर्स्ट में देखेंगे कि जो ये ब्लॉक है ये थोड़ा सा 1 mm के आगे रखा हुआ है, तो फिर ये वाला तो करेक्ट नहीं है। हमें एग्जैक्टली उस पॉइंट को लाइन से मिलाना होगा तो हम एग्जैक्ट मेज़र कर पाएंगे। तो ऐसा जो है वो ऑप्शन नंबर बी में हो रहा है। बी में जो है ब्लॉक जो है 15 के एग्जैक्ट ऊपर रखा है और ये जो है एकदम करेक्ट लेंथ को मेज़र करेगा। तो हम लेंथ मेज़र करते टाइम ये ध्यान रखेंगे कि स्केल का जो मेज़रिंग लाइन है वो एग्जैक्ट उसके ऊपर हो जिस लेंथ को हमें मेज़र करना है। स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा उससे बिल्कुल मेल खाना चाहिए, तभी हम करेक्ट जो लेंथ है वो मेज़र कर सकते हैं। तो मेज़रिंग तो आता है सभी को, हमने क्लासेस में पढ़ा भी है और ईजिली से हम कैसे मेज़र करते थे वो तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम कर सकते हैं। इन्हीं क्वेश्चंस को लेने का पर्पज़ यही है कि इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यू आर प्रोवाइडेड 3 स्केल्स ए बी सी एज शोन इन फिगर टू मेजर ए लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। आपको 3 स्केल दिए हुए हैं और आपको 10 सेंटीमीटर की एक जो लेंथ है वो मेज़र करनी है। तो आप इसमें से किस स्केल से 10 सेंटीमीटर की लेंथ मेज़र करेंगे, जो कि पिक्चर में दिखाए गए हैं। 2 स्केल्स ब्रोकन हैं, लेकिन फिर भी अगर ब्रोकन है तो हम क्या करेंगे, 3 के ऊपर रखेंगे और फिर 10 तक मेज़र कर लेंगे, 13 तक मेज़र कर लेंगे, उसमें से -3 कर देंगे। तो हम तीनों ही स्केल को यूज़ कर सकते हैं 10 सेंटीमीटर की लेंथ को मेज़र करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13, फिल इन द ब्लैंक्स। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ए पार्ट ऑफ इट अराउंड ए फिक्स्ड पॉइंट इज नॉन एज सर्कुलर मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है एक फिक्स्ड पॉइंट से तो उसको हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन बोलेंगे। वही सर्कल में एक पॉइंट है, बार बार अगर वहीं से कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसको हम सर्कुलर मोशन बोल देंगे। ए बॉडी रिपीटिंग इट्स मोशन आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम इज इन पीरियडिक मोशन। पीरियडिक मोशन में क्या होता है कि एक बॉडी जो होगी एक सर्टेन इंटरवल के बाद अपने मोशन को रिपीट करती है, उस मोशन को हम पीरियडिक मोशन बोलते हैं। इन रेक्टिलिनियर मोशन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन।
रेक्टिलिनियर मोशन में ऑब्जेक्ट जो होगा वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। लेंथ के लिए जो एसआई यूनिट होगी वो मीटर होगी। क्वेश्चन नंबर 14 इज ऑल्सो फिल इन द ब्लैंक। 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 5 किलोमीटर इज 5000 मीटर्स। क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होंगे तो 5 किलोमीटर में 5000 मीटर्स हो जाएंगे। मोशन ऑफ ए चाइल्ड ऑन ए स्विंग इज पीरियोडिक मोशन। अगर कोई भी बच्चा झूले पर बैठ के झूल रहा है तो क्योंकि वो अपने मोशन को बार बार रिपीट कर रहा है एक फिक्स इंटरवल के बाद, तो इस तरह के मोशन को हम पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। मोशन ऑफ द नीडल ऑफ ए स्विंग मशीन इज, जो मशीन कपड़े सिलती है उसका मोशन कैसा होता है, तो उसका मोशन भी पीरियोडिक मोशन होता है। मोशन ऑफ ए व्हील ऑफ ए बाइसिकल इज सर्कुलर मोशन। एक साइकिल के अंदर जो व्हील जो है जो बार बार घूम रहा है वो कैसा मोशन शो कर रहा है, सर्कुलर मोशन शो कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, मैच द इवेंट्स रिलेटेड टू मोशन इन कॉलम ए विद द टाइप ऑफ मोशन इन कॉलम बी। कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। कॉलम 1 में कुछ इवेंट्स दी गई हैं और कॉलम बी में क्या है कि मोशन का टाइप दिया गया है, तो उनको हमें मैच करना है। ए मूविंग व्हील ऑफ ए स्विंग मशीन रोटेशनल मोशन। एक कपड़े सिलने वाली मशीन का जो पहिया जो होता है वो घूमता है तो उसके अंदर रोटेशनल मोशन होता है। मूवमेंट ऑफ द टिप ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इन 1 आवर इज। एक घड़ी के अंदर जो मिनट की जो सुई होती है अगर वो पूरा घूम जाएगी तो उसको हम सर्कुलर मोशन बोलेंगे। ए मूविंग स्विंग पीरियोडिक मोशन। अगर एक झूला झूल रहा है तो वो कैसा मोशन शो करेगा, वो पीरियोडिक मोशन शो करेगा। हेलो ऑल, माय नेम इज अनुप्रिया एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन एपी एजुकेशन। मैं आपको एपी एजुकेशन पर एनसीईआरटी साइंस पढ़ा रही हूँ और उसमें अभी हम क्लास 6 साइंस की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। साथ में हम क्लास 6 साइंस के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो यही होने वाला है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन सीरीज़। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और हर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। आई होप आपको क्लासेस पसंद आ रही होंगी, तो क्लासेस को दोस्तों के साथ शेयर भी करें क्योंकि हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी इज़ बेस्ड फॉर ऑल एग्ज़ाम्स और हम बहुत ही ईजी लैंग्वेज में एनसीईआरटी को पढ़ते हैं और उसके नोट्स के साथ में पढ़ते हैं। डायरेक्ट हम चैप्टर से नहीं करते, हम उसको नोट्स के साथ में पढ़ रहे हैं जिसको आप इजीली से रीड कर सकते हैं और आपको पूरी एनसीईआरटी टिप्स पे हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। आज के लिए क्वेश्चन नंबर 1 है लाइट एंड शेडोज वाले टॉपिक से। क्वेश्चन नंबर 1, ऑब्जर्व द पिक्चर इन फिगर 11.1 केयरफुली। ये जो पिक्चर दी हुई है इसको हमें केयरफुली देखना है। ए पैच ऑफ लाइट इज ऑब्टेन्ड एट बी when the torch is lightened as shown। अगर हम टॉर्च को जलाते हैं तो B के ऊपर मतलब स्क्रीन के ऊपर हमें एक लाइट का पैच दिखाई देता है। Which of the following is kept at position A to get this patch of light। हम A पोजीशन पर किस चीज़ को रखें कि हमें B पोजीशन पर यानी कि स्क्रीन पर हमें लाइट का पैच दिखाई दे। ए वुडन बोर्ड, ए ग्लास शीट, ए मिरर और ए शीट ऑफ वाइट पेपर। तो हमें पता है कि हमें ए पोजीशन पर मिरर को रखना होगा। अगर हम मिरर रखेंगे तो मिरर जो है वो उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा। बाकी के जो 3 ऑप्शंस हैं वो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन मिरर जो है वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा और हम इजीली से बी पर एक लाइट का पैच देख सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी दैट इज ए मिरर विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, ए स्टूडेंट ऑब्जर्व्स ए ट्री गिवन इन फिगर 11.3 थ्रू ए पिनहोल कैमरा। Which of the following given in figure A2D depict the image seen by her correctly। एक ट्री ऊपर दिया हुआ है और नीचे 4 उसकी इमेजेस दी हुई हैं। तो ऊपर जो ट्री दिया हुआ है उसको एक स्टूडेंट है जो कि पिनहोल कैमरा से देखता है, तो उसको इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी पिक्चर या कौन सी इमेज दिखाई देगी। बिकॉज वी नो दैट इमेज फॉर्म बाय पिनहोल कैमरा इज रियल एंड इन्वर्टेड। पिनहोल कैमरा से जो इमेज बनती है वो रियल होती है और इन्वर्टेड होती है, बोथ विद रिस्पेक्ट टू अप डाउन लेफ्ट एंड राइट। अप डाउन के केस में और लेफ्ट एंड राइट के केस में पिनहोल कैमरा जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है। तो ऐसी जो इमेज है वो हमें ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिलती है, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में ट्री जो है वो भी इन्वर्टेड है
और जो बर्ड बैठा हुआ है वो भी जस्ट उसके अपोजिट है, इन्वर्टेड है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। 4 students A, B, C, D looked through pipes of different shapes to see a candle flame as shown in figure 11.4. Who will be able to see candle flame clearly? 4 बच्चे हैं, उनके पास 4 ही पाइप्स हैं जैसे कि पिक्चर में दिए गए हैं। उनकी शेप्स पाइप की पिक्चर में दी गई है। तो इन चारों पाइप की हेल्प से 4 बच्चे कैंडल को देखने की कोशिश करते हैं। तो इसमें से कौन सा स्टूडेंट जो है वो कैंडल की फ्लेम को क्लियरली देख पाएगा? तो वो स्टूडेंट क्लियरली देख पाएगा जिसके पास में स्ट्रेट पाइप है, और वो है ऑप्शन नंबर डी में, क्योंकि जो लाइट है वो ट्रैवल करती है एक स्ट्रेट पाथ में। हमने चैप्टर के दौरान पढ़ा भी था कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर, एंड क्योंकि डी जो है वो डी में ही दिया गया है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। Which of the following is are not necessary to observe a shadow? एक शैडो को ऑब्जर्व करने के लिए इनमें से कौन सी एक चीज़ जरूरी नहीं है? सन, स्क्रीन, सोर्स ऑफ लाइट, ओपैक ऑब्जेक्ट। क्योंकि हमें एक शैडो के लिए ओपैक ऑब्जेक्ट तो चाहिए ही, एक लाइट का सोर्स भी चाहिए। लाइट जो होगी वो ओपैक ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरेगी और स्क्रीन पर क्या बनेगी? उसकी शैडो बनेगी, क्योंकि ओपैक ऑब्जेक्ट जो भी है उसमें से लाइट पास नहीं हो पाएगी तो उसकी शैडो बनेगी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सन हमेशा रिक्वायर्ड हो, आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट होगा उससे भी शैडो बन जाती है। सो ऑप्शन नंबर ए दैट इज सन विल बी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, पहेली ऑब्जर्व द शैडो ऑफ ए ट्री एट 8 AM, 12 noon and 3 PM. Which of the following statement is closest to her observation about the shape and size of shadow? पहेली जो है वो एक पेड़ की शैडो को अलग अलग टाइम पे ऑब्जर्व कर रही है। पहले वो 8 AM पे देखती है, सुबह के 8 बजे देखेगी, फिर दिन के 12 बजे देखेगी, और फिर शाम के 3 बजे वो पेड़ की शैडो को देखती है। तो इनमें से कौन सी एक ऑब्जर्वेशन शैडो की शेप और साइज को लेकर सही होगी? ए, द शेप ऑफ द शैडो ऑफ ट्री चेंजेस बट द साइज रिमेन शेप। शैडो का जो शेप है वो चेंज होगा लेकिन शैडो का जो साइज है वो सेम रहेगा हर टाइम पर। द साइज ऑफ द शैडो ऑफ ट्री चेंजेस बट द शेप रिमेन सेम। साइज तो सेम रहेगा लेकिन शेप उसका बदलता जाएगा टाइम के अनुसार। बोथ द साइज एंड शेप ऑफ शैडो ऑफ ट्री चेंज, नाइदर द शेप नॉर द साइज ऑफ द शैडो चेंज। क्योंकि हमें पता है जैसे जैसे सन की पोजीशन चेंज होगी जो शैडो का साइज और जो शेप है वो दोनों ही चेंज होते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी फॉर्म ए सर्कुलर शैडो। इनमें से कौन एक कभी भी सर्कुलर शैडो नहीं बना सकता, गोल परछाई नहीं बना सकता? ए बॉल, ए फ्लैट डिस्क, ए शू बॉक्स, एन आइसक्रीम। क्योंकि ये सभी राउंडेड हैं, बॉल भी गोल है तो उससे गोल परछाई बन जाएगी। फ्लैट डिस्क भी जो होती है वो भी क्या होती है? डिस्क है तो राउंडेड है। लेकिन शू बॉक्स जो होता है वो एक रेक्टेंगुलर है तो उसकी कभी भी सर्कुलर शैडो नहीं बन पाएगी। सो क्वेश्चन नंबर सी के लिए ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नंबर 7, 2 students while sitting across a table looked down on its surface. They noticed that they could see their own and each other image. The tabletop is likely to be made of. 2 स्टूडेंट हैं जो कि टेबल की दोनों तरफ बैठे हुए हैं। वो जब अपने आप को टेबल टॉप के सरफेस पे देखते हैं तो देखते हैं कि एक दूसरे की इमेज ही वो देख पा रहे होते हैं। तो टेबल टॉप जो होगा वो किस चीज़ का बना हो सकता है? अनपॉलिश्ड वुड, रेड स्टोन, ग्लास शीट, या फिर वुड टॉप कवर्ड विद क्लॉथ। क्योंकि वो अपने आप का रिफ्लेक्शन देख पा रहे हैं उसके अंदर, अपने आप एक दूसरे को ही देख पा रहे हैं, तो टॉप जो है वो ग्लास शीट का बना हो सकता है। सो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट वाले टॉपिक से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, चूज फ्रॉम द ऑप्शन ए बी सी डी गिवन इन फिगर द फिगर विच शोज द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ करंट। इनमें से कौन सा एक फिगर जो है वो करंट के डायरेक्शन को शो कर रहा है, करेक्ट डायरेक्शन को? क्योंकि हमें पता है जो करंट का जो फ्लो होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होता है इलेक्ट्रिक सेल के अंदर, और ऐसा जो है वो ऑप्शन नंबर बी में हो रहा है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। पहला तो होगा नहीं क्योंकि दोनों तरफ से ही करंट जो है वो फ्लो नहीं करेगा।
करंट जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ भी नहीं करता और बल्ब से सेल की तरफ थोड़ी करंट फ्लो करेगा। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। करंट जो है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट सही नहीं है? ए स्विच इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट। क्या स्विच एक सोर्स है इलेक्ट्रिक करंट का सर्किट के अंदर? ए स्विच हेल्प टू कंप्लीट और ब्रेक द सर्किट। स्विच जो है वो सर्किट को कंप्लीट और ब्रेक करने के काम आता है। ए स्विच हेल्प्स अस टू यूज इलेक्ट्रिसिटी एज अवर रिक्वायरमेंट। एक स्विच हमारी मदद करता है कि हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर पाएँ हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। When the switch is open, there is an air gap between its terminals. जब स्विच जो है वो ओपन होगा तो एक एयर गैप होता है दो टर्मिनल के बीच में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है, स्विच एक सोर्स है इलेक्ट्रिक करंट का, ये बात तो सही नहीं है। स्विच जो है वो इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स नहीं है। स्विच का तो हम यूज़ करते हैं किसी भी सर्किट को ब्रेक करने के लिए या फिर कंप्लीट करने के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, क्योंकि यही एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ग्लोइंग ऑफ। एक इलेक्ट्रिक बल्ब में लाइट प्रोड्यूस होती है किसके ग्लो करने की वजह से? द ग्लास केस ऑफ बल्ब, क्योंकि जो बाहर का ग्लास केस है वो चमकता है। द थिन फिलामेंट, द थिक वायर सपोर्टिंग द फिलामेंट, गैस इनसाइड ग्लास केस ऑफ द बल्ब। सो ऑप्शन नंबर बी दैट इज द थिन फिलामेंट विल बी करेक्ट आंसर, क्योंकि जब हम बल्ब के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं तो कंप्लीट जब सर्किट होता है तो जो फिलामेंट जो होता है वो ग्लो करता है। सो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, इन द फॉलोइंग अरेंजमेंट शोन इन फिगर 12.2 द बल्ब विल नॉट ग्लो इफ द एंड ए एंड बी आर कनेक्टेड विद। एक अरेंजमेंट हमें शो किया गया है, सेल है उसके साथ एक बल्ब कनेक्टेड है, ए और बी पोजिशन है। तो ए और बी के बीच में हम क्या चीज़ लगाएंगे कि बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा? ए स्टील स्पून, ए मेटल क्लिप, ए पेपर क्लिप या एक कॉपर वायर। तो हम अगर ए और बी के बीच में एक प्लास्टिक क्लिप लगाते हैं तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं करेगी तो बल्ब भी ग्लो नहीं करेगा। बाकी तीनों जो हैं वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के और तीनों केस में ही बल्ब ग्लो करेगा। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, इन द सर्किट शोन इन फिगर व्हेन द स्विच इज मूव्ड टू ऑन पोजीशन। दिए गए सर्किट में अगर हम स्विच को ऑन करते हैं तो क्या होगा? द बल्ब ए ग्लो फर्स्ट, द बल्ब बी ग्लो फर्स्ट, द बल्ब सी ग्लो फर्स्ट या ऑल द बल्ब ग्लो टुगेदर। इनमें से ए बी सी पहले ग्लो करेंगे या फिर सारे के सारे बल्ब साथ में ग्लो करेंगे? सो ऑप्शन नंबर डी दैट इज ऑल द बल्ब विल ग्लो टुगेदर विल बी करेक्ट आंसर। अगर हम स्विच को ऑन करेंगे तो सभी के सभी जो बल्ब हैं वो साथ में ग्लो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, फिलामेंट ऑफ ए टॉर्च बल्ब इज ए मेटल केस, मेटल टिप एट द सेंटर ऑफ बेस, टू थिक वायर्स और ए थिन वायर। जो फिलामेंट होता है टॉर्च के बल्ब के अंदर वो क्या है? तो फिलामेंट जो होता है वो एक थिन वायर होता है। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ऑप्शन नंबर डी दैट इज ए थिन वायर विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, Paheli is running short of connecting wires to complete an electric circuit. She may use a. पहेली एक इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट कर रही होती है तो उसके पास में वायर की कमी पड़ गई है, तो वो क्या करेगी? इनमें से किस चीज़ का यूज़ करेगी? ग्लास बैंगल, थिक थ्रेड, रबर पाइप या फिर स्टील स्पून? क्योंकि स्टील स्पून जो है वो एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और उसको तो सर्किट कंप्लीट करना है, तो शी विल यूज़ ए स्टील स्पून। बाकी तीनों जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, फिल इन द ब्लैंक्स। ए डिवाइस दैट इज यूज टू ब्रेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज स्विच। एक ऐसे डिवाइस जिसका हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक करने पे या कंप्लीट करने के लिए, वो क्या है? एक स्विच होता है। एन इलेक्ट्रिक सेल हैज़ ए 2 टर्मिनल्स। एक इलेक्ट्रिक सेल में 2 टर्मिनल होते हैं, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है और एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ट्रैवल करती है। क्वेश्चन नंबर 1, अभी जो क्वेश्चन है वो मैग्नेट वाले टॉपिक से हैं। ऑब्जर्व द पिक्चर ए एंड बी गिवन इन फिगर केयरफुली, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द अबाव गिवन पिक्चर्स। आप
कुछ स्टेटमेंट को देखेंगे और फिर बताएंगे कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है दिए गई पिक्चर्स के लिए। फर्स्ट जो कार है उसमें साउथ पोल और सेकंड में नॉर्थ पोल, अपोजिट पोल्स एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, बल्कि नीचे वाली जो कार है 3/4 इसमें साउथ पोल, सिमिलर पोल एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। हमें पता है अपोजिट पोल्स जो होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे while similar poles will repel each other. In A, car 1 and 2 will come closer. कार 1 and 2 तो कम क्लोजर एक पास में आएंगी क्योंकि अनलाइक पोल है ना, अट्रैक्ट ईच अदर. इन बी कार 3 and 4 विल कम क्लोजर. नो दिस इज नॉट करेक्ट. कार 3 और 4 जो है वो रिपेल करेंगी. इन ए कार 1 and 2 विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर. नो दिस इज नॉट करेक्ट. साउथ पोल नॉर्थ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. इन ए कार 1 and 2 मूव अवे, ये वाला भी सही नहीं है तो हम आगे पढ़ेंगे ही नहीं. इन ए कार 1 and 2 विल कम क्लोजर टू ईच अदर एंड इन बी 3 और 4 मूव अवे फ्रॉम ईच अदर. ये वाला सही है. दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर, क्योंकि साउथ और नॉर्थ पोल जो हैं वो अनलाइक पोल्स हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. वेयर साउथ पोल दैट इज सिमिलर पोल रिपेल ईच अदर. सो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर. Question number 3. 3 magnets A, B, C were dipped one by one in a heap of iron filling. 3 मैग्नेट हैं A, B, C और इनको एक एक करके एक आयरन फिलिंग था, मतलब आयरन भरा हुआ था, उसके अंदर एक एक करके इनको डिप किया. शोज द अमाउंट ऑफ आयरन फिलिंग स्टिकिंग टू देम. तीनों मैग्नेट पे हमें दिखाई दे रहा है कि कुछ आयरन जो है उस पर चिपका हुआ है. द स्ट्रेंथ ऑफ दीज मैग्नेट विल बी, तो इन मैग्नेट की स्ट्रेंथ क्या होगी. सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, क्योंकि ऑप्शन नंबर जो मैग्नेट ए है उस पर सबसे ज़्यादा आयरन स्टिक है तो वो सबसे स्ट्रॉन्ग था, फिर बी था, फिर सी था. सो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट नेसेसरी टू ऑब्जर्व ए शैडो. एक शैडो को ऑब्जर्व करने के लिए इनमें से कौन सी एक चीज़ जरूरी नहीं है. सन, स्क्रीन, सोर्स ऑफ लाइट, ओपैक ऑब्जेक्ट. क्योंकि हमें एक शैडो के लिए ओपैक ऑब्जेक्ट तो चाहिए ही, एक लाइट का सोर्स भी चाहिए. लाइट जो होगी वो ओपैक ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरेगी और स्क्रीन पर क्या बनेगी, उसकी शैडो बनेगी. क्योंकि ओपैक ऑब्जेक्ट जो भी है उसमें से लाइट पास नहीं हो पाएगी तो उसकी शैडो बनेगी. लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सन हमेशा रिक्वायर्ड हो, आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट होगा उससे. दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज क्लास. आई होप you understand all the concept which I was trying to teach you. If you understand all the concept which I was trying to teach you, then please like, share and subscribe this channel. Thanks for watching. Welcome you all on AP Education. मेरा नाम है अनुप्रिया और मैं आपको AP Education पे NCERT पढ़ा रही हूँ. साथ में NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चन भी हम हर चैप्टर के करते हैं. तो आज हम करेंगे NCERT क्लास 6 का चैप्टर नंबर 8 के NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1. विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ आवर बॉडी हेल्प अस इन मूवमेंट. इनमें से कौन सा बॉडी का पार्ट हमारी मूवमेंट में मदद करता है. बोन्स, स्किन, मसल एंड ऑर्गन्स. बोन्स एंड मसल हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स. हमें पता है कि बोन्स और मसल जो होती है उससे हमारी बॉडी की मूवमेंट होती है. दैट इज फर्स्ट एंड थर्ड इज गिवन इन ऑप्शन नंबर 1. सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 2. विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट्स इज इमूवेबल. इनमें से कौन से जॉइंट जो हैं वो इमूवेबल हैं, जिनको हम हिला नहीं सकते. शोल्डर एंड आर्म. शोल्डर एंड आर्म को तो हम इजीली से मूव कर सकते हैं. नी एंड जॉइंट, नी के पास से भी हम इजीली से हिला सकते हैं, उसको भी हम मोड़ सकते हैं हमारे घुटने को आराम से. अपर जो एंड स्कल, जो हमारी अपर जो और स्कल जो होता है उसके बीच में इमूवेबल जॉइंट होता है. हमने चैप्टर पढ़ते टाइम पढ़ा भी था. अपर जो एंड स्कल आर इमूवेबल जॉइंट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी. लोअर जो एंड अपर जो, लोअर जो और अपर जो को अगर हम नहीं हिला पाएंगे तो हम बोलेंगे कैसे, बात कैसे करेंगे, खाना भी नहीं खा पाएंगे. सो ऑप्शन नंबर सी दैट इज अपर जो एंड स्कल विल बी करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 3. Which of the following organism does not have both muscle and skeleton for movement. इसमें से किस ऑर्गेनिज्म के अंदर मसल और स्केलेटन नहीं होता मूवमेंट के लिए. डॉग, स्नेल, अर्थवॉर्म एंड ह्यूमन बीइंग. सो अर्थवॉर्म विल बी द करेक्ट आंसर. अर्थवॉर्म डज नॉट
have a both muscle and skeleton for movement. Instead of bony skeleton, it has a liquid skeleton. अर्थवॉर्म में कोई भी मसल्स और स्केलेटन नहीं होता है, बोन्स वगैरह नहीं होती है, इसमें एक लिक्विड स्केलेटन होता है. सो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अर्थवॉर्म, विल बी द करेक्ट आंसर. अंडर डाइवर्स वियर फिन लाइक फ्लिपर्स ऑन देयर फीट टू. जो गोताखोर होते हैं वो फिन के जैसे फ्लिपर अपने पाँव में पहनते हैं. वे ऐसा क्यों करते हैं? स्विम ईजिली इन वाटर, ताकि वो पानी में आराम से तैर सके. लुक लाइक ए फिश, ताकि वो मछली के जैसा दिख सके. वॉक ऑन वाटर सरफेस, ताकि वो पानी के सरफेस के ऊपर वॉक कर सके. वॉक ओवर द बॉटम ऑफ सी बेड, ताकि वो जो सी की जो बॉटम है उस पर वॉक कर सके. अंडर डाइवर्स जो होते हैं वो फिन लाइक फ्लिपर्स इसलिए पहनते हैं ताकि वो पानी में इजिली से स्विम कर सके. सो ऑप्शन नंबर ए, दैट इज स्विम इजिली इन वाटर, विल बी करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 5. स्नेल मूव विद द हेल्प ऑफ इट्स शेल, बॉन, मस्कुलर फुट और होल बॉडी. स्नेल जो होता है वो कैसे मूव करता है? सो स्नेल मूव विद द हेल्प ऑफ इट्स मस्कुलर फुट. स्नेल के अंदर जो मस्कुलर फुट होता है उसकी सहायता से वो मूव करता है. क्वेश्चन नंबर 6. हाउ मेनी मसल वर्क टुगेदर टू मूव ए बोन. एक हड्डी को मूव करने के लिए कितनी मांसपेशियां काम करती हैं? 1, 2, 3 और 4. 1, 2, 3 या 4. तो 2 मसल्स जो होती हैं वो एक बोन को मूव करने के लिए काम करती हैं. जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो दूसरी एक्सटेंड होती है. दूसरी मसल एक्सटेंड होएगी तो पहले वाली कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी. इस तरह से 2 मसल्स जो होती हैं वो पेयर में काम करती हैं. हमने चैप्टर पढ़ा तो इसको बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ा था. अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो पहले वो क्लास देख लीजिए, ताकि इजीली से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं. कोई ऐसा क्वेश्चन है ही नहीं जो क्लास देखने के बाद बचेगा, उसमें बहुत डिटेल में अच्छे से समझाया गया है. जॉइंट्स ऑफ द बोन हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ बॉडी. जॉइंट्स जो है हमारे बोन्स के अंदर वो बॉडी की मूवमेंट में मदद करते हैं. ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज फॉर्म द स्केलेटन ऑफ द बॉडी. बोन्स और कार्टिलेज मिलके आपस में स्केलेटन बनाते हैं. बॉडी स्केलेटन जो है वो बोन्स और कार्टिलेज से मिलके बना हुआ है. द बोन्स एट एल्बो आर जॉइंड बाय ए हिंज जॉइंट. बोन जो होती है एल्बो में जो जॉइंट होता है वो हिंज जॉइंट होता है, क्योंकि वो एक डोर लाइक है, दरवाजे की तरह है, ओपन होता है, क्लोज होता है, तो वो हिंज जॉइंट है. द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल पुल द बोन ड्यूरिंग मूवमेंट. मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो ही क्या करता है? बोन को पुल करता है मूवमेंट के दौरान. चैप्टर नंबर 9, द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर हैबिटेट्स के क्वेश्चंस को हम करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कॉल्ड ए हैबिटेट. इनमें से कौन सी एक हैबिटेट नहीं हो सकती? ए डेजर्ट विद कैमल्स. डेजर्ट में तो कैमल रहते हैं, यस दिस इज करेक्ट. ए पॉन्ड विद फिशेस. पॉन्ड में फिशेज ही रहती हैं. ए जंगल विद वाइल्ड एनिमल्स. जंगल में वाइल्ड एनिमल ही रहते हैं. कल्टिवेटेड लैंड विद ग्रेजिंग कैटल. ए कल्टिवेटेड लैंड विद ग्रेजिंग कैटल इज नॉट ए हैबिटेट. ये कोई हैबिटेट नहीं है. सो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर. इसमें यही पूछा गया है कि कौन सा एक हैबिटेट नहीं है, और डी हैबिटेट नहीं है. क्वेश्चन नंबर 2. फॉलोइंग आर सम फीचर्स ऑफ प्लांट. ये कुछ फीचर्स दिए गए हैं प्लांट के, और इसमें से पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ अबाव फीचर आर टिपिकल ऑफ डेजर्ट प्लांट. इनमें से कौन से फीचर्स जो है वो डेजर्ट प्लांट के लिए सही हैं? दे लॉस ए लॉट ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन. वे बहुत सारा पानी जो है ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस में लॉस कर देते हैं. डेजर्ट प्लांट में ऐसा नहीं होता. देयर लीव्स आर ऑलवेज ब्रॉड एंड फ्लैट. उनकी लीव्स बड़ी और चपटी होती है, नहीं ऐसा भी नहीं होता. दे लॉस वेरी लिटिल वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन. वे बहुत कम पानी जो है वो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस में लॉस करते हैं. यस दिस इज करेक्ट. देयर रूट्स ग्रो वेरी डीप इन द सॉइल. उनकी जो रूट्स जो होती हैं वो सॉइल में बहुत डीप तक ग्रो कर जाती है, ये भी सही है. सो 3rd and 4th इज करेक्ट, एंड 3rd and 4th इज गिवन इज ऑप्शन नंबर डी. सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 3. Bhuju come across an animal having a streamlined and slippery body. What is the habitat of animal? भूजू पूछ रहा है कि एक एनिमल है, उसकी स्ट्रीमलाइंड और स्लिपरी बॉडी है, तो उसकी कौन सा एक हैबिटेट होगा, कहाँ रहेगा वो एनिमल? वाटर, डेजर्ट, ग्रासलैंड और माउंटेन.
So streamlined and slippery body structure is an adaptation to the animals found in water. हमें पता है कि streamlined body के जो animals होते हैं वो पानी में पाए जाते हैं. So option number A will be correct answer. Question number 4. Which of the following are characteristics of living being? इनमें से कौन से characteristics जो हैं वो living organisms में पाए जाते हैं? Respiration, क्या living organisms respiration करते हैं? Yes, this is correct. रिप्रोडक्शन, अडेप्टेशन, एक्सक्रीशन, ये सारे ही कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं. सभी के सभी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो रेस्पायर भी करते हैं, रिप्रोड्यूस भी करते हैं, एक्सक्रीट भी करते हैं और अडेप्ट भी करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट. सो ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1, 2, 3, 4 ऑल आर करेक्ट, विल बी द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 5. अर्थवर्म ब्रीथ थ्रू देयर स्किन, गिल्स, लंग्स और स्टोमेटा. सो अर्थवर्म ब्रीथ थ्रू देयर स्किन. अर्थवर्म जो होते हैं वो अपनी स्किन से ब्रीथ करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई. इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल नहीं है जिसमें कोई भी एनिमल जो है वो रेस्पॉन्ड कर रहा है एक स्टिमुलाई के लिए. वाटरिंग इन माउथ व्हेन वी सी डिलीशियस फूड आइटम्स, ये तो एक स्टिमुलाई के लिए रेस्पॉन्स है. अगर हमने कोई भी डिलीशियस फूड देखते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है. क्लोजिंग ऑफ लीव्स ऑफ मिमोसा प्लांट व्हेन वी टच, जब हम मिमोसा के प्लांट को टच करते हैं तो अपनी पत्तियां बंद कर लेता है, ये भी एक रेस्पॉन्स है स्टिमुलस के लिए. शटिंग आवर आईज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सडनली थ्रोन इन द डायरेक्शन, अगर हमारी तरफ कुछ भी कोई फेंक रहा है तो हम अपनी आईज को क्लोज कर लेते हैं, ये भी एक रेस्पॉन्स है स्टिमुलस के लिए. ए चिक हैचिंग आउट ऑफ एन एग, सो डी इज नॉट ए रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस. ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर. ये एक रेस्पॉन्स नहीं है स्टिमुलस के लिए और यही इसमें पूछा गया है. क्वेश्चन नंबर 7. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. प्लांट्स में रेस्पिरेशन के लिए कौन सी एक बात इनमें से सही है? रेस्पिरेशन टेक प्लेस ओनली ड्यूरिंग डे टाइम, रेस्पिरेशन टेक प्लेस ओनली ड्यूरिंग नाइट, रेस्पिरेशन टेक प्लेस बोथ ड्यूरिंग डे एंड नाइट, रेस्पिरेशन टेक प्लेस व्हेन plants are not making food. So option number C will be correct. Respiration take place during both day and night. Respiration जो है वो दिन में भी होता है और रात में भी होता है. So क्वेश्चन नंबर 7 के लिए ऑप्शन नंबर C जो है वो सही उत्तर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 8. Which of the following is an incorrect statement about excretion? इनमें से एक कौन सा स्टेटमेंट एक्सक्रीशन के लिए सही नहीं है? Excretion take place in plants. Excretion take place in both plant and animal. Excretion is the process of getting rid of excess water only. Secretion is one method of excretion. इनमें सभी सही हैं लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही नहीं है. दैट इज एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ एक्सेस वाटर ओनली. एक्सक्रीशन में खाली पानी थोड़ी बॉडी से निकलता है, पानी के साथ साथ में सॉल्ट भी होता है. सो ऑप्शन नंबर सी इज इनकरेक्ट, तो ये ही सही उत्तर हो जाएगा. तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 9. चूज द सेट दैट रिप्रेजेंट ओनली द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ ए हैबिटेट. इनमें से कौन से जो हैं वो बायोटिक कंपोनेंट हैं एक हैबिटेट के, जैविक घटक हैं, मतलब जिसमें लिविंग होंगे वो सारे ही बायोटिक होते हैं. टाइगर, डियर, ग्रास, सॉइल, तो यहाँ पर सॉइल जो है वो बायोटिक नहीं है. रॉक ही बायोटिक नहीं है तो आगे के हम चेक ही नहीं करेंगे. सैंड भी बायोटिक नहीं है. एक्वेटिक प्लांट, फिश, फ्रॉग एंड इंसेक्ट. सो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर, क्योंकि इसमें सभी के सभी जो है लिविंग हैं और लिविंग ही बायोटिक कंपोनेंट होते हैं किसी भी एक हैबिटेट के. क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 10. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद रिप्रोडक्शन. इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट जो है वो रिप्रोडक्शन के लिए एसोसिएटेड नहीं है, संबंध नहीं रखता है. ए न्यू लीफ कमिंग आउट ऑफ ए ट्री ब्रांच, ए डॉग गिविंग बोथ टू पपी, ए सीड ग्रोइंग इनटू ए न्यू प्लांट, चिकन हैचिंग फ्रॉम एन एग. तो सारे के सारे ही बी, सी और डी जो है वो रिप्रोडक्शन से एसोसिएटेड हैं, लेकिन ए न्यू लीफ कमिंग आउट ए ट्री ब्रांच ये जो है ये रिप्रोडक्शन से एसोसिएटेड नहीं है. वो तो क्या है, ग्रोथ है, प्लांट है, उसमें से एक पत्ती निकल रही है, तो इसमें रिप्रोडक्शन जैसा तो कुछ भी नहीं हुआ है. सो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 11.
चूज द ऑड वन आउट फ्रॉम बिलो विद रिस्पेक्ट टू रिप्रोडक्शन। इनमें से कौन सा एक जो है वो रिप्रोडक्शन के लिए ऑड वन आउट है, मतलब रिप्रोडक्शन से संबंध नहीं रखता है। एग्स ऑफ हैन, सीड्स ऑफ प्लांट, बर्ड्स ऑफ पोटैटो, रूट्स ऑफ मैंगो ट्री। तो एग्स ऑफ हैन इज एसोसिएटेड विद रिप्रोडक्शन। सीड जो होते हैं प्लांट के, उससे भी एक नया प्लांट बन जाता है, तो ये भी रिप्रोडक्शन है। पोटैटो का जो बर्ड होता है उससे एक नया पोटैटो का प्लांट बन जाता है, लेकिन जो मैंगो ट्री की जो रूट्स होती हैं ये कहीं भी रिप्रोडक्शन से एसोसिएटेड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी ही सही आंसर हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, ऑल्दो ऑर्गेनिज्म डाई देयर काइंड कंटिन्यू टू लिव ऑन अर्थ, विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मेक दिस पॉसिबल। ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो मरते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जो काइंड है, उनका जो प्रकार है, वो पृथ्वी पर ऐसा कैसा बना रहता है। तो कैसे बना रहेगा, वो क्यों बना रहेगा, इसके लिए क्या एक ज़रूरी है? रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन और मूवमेंट। सो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रिप्रोडक्शन, विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13, इफ यू हैपन टू ए डेजर्ट, व्हाट चेंजेस डज यू एक्सपेक्ट टू ऑब्जर्व इन द यूरिन यू एक्सक्रीट यू वुड। अगर भाई आप डेजर्ट में रहते हैं तो इनमें से कौन सा एक चेंज जो है आपकी बॉडी में होगा? एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, एक्सक्रीट लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन, excrete concentrated urine or excrete very dilute urine. So first and third will be correct answer, that is excrete small amount of urine and excrete concentrated urine. हमने पढ़ा था कि जो डेजर्ट में रहने वाले एनिमल्स हैं वो बहुत ही कम अमाउंट में यूरिन करते हैं और वो भी कंसनट्रेटेड होता है, बहुत उसमें कंसनट्रेटेड वो होता है जिसमें ज़्यादा पानी की मात्रा नहीं होती। So first and third is right answer and first and third is given in option number A. So option number A will be correct answer for question number 13. Question number 14, fill in the blanks. Saline water, hot air and sand are abiotic component of a habitat. पानी, हवा और मिट्टी जो हैं वो किसी भी हैबिटेट के अजैविक घटक होते हैं। The habitat of plant and animal that live in water is called aquatic habitat. प्लांट और एनिमल जो कि पानी में रहते हैं उनकी एक्वेटिक हैबिटेट होती है। अडेप्टेशन अनेबल ए प्लांट और एन एनिमल टू लिव इन इट्स सराउंडिंग। अडेप्टेशन की वजह से एक प्लांट और एनिमल जो होता है वो अपनी सराउंडिंग में रह पाता है। प्लांट एंड एनिमल दैट लिव ऑन लैंड आर सेड टू लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। हमें पता है प्लांट और एनिमल जो कि लैंड पे रहते हैं उनकी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट होती है। इन सब को डिटेल में हमने चैप्टर में पढ़ा है। अगर आपने चैप्टर नहीं देखा है, चैप्टर नंबर 9 एनसीईआरटी की जो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जाके अच्छे से इस क्लास को समझिए, किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 15, फिल इन द ब्लैंक्स। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर विच अनेबल ए प्लांट और एनिमल टू लिव इन ए पर्टिकुलर हैबिटेट इज कॉल्ड अडेप्टेशन। कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं किसी प्लांट और एनिमल के अंदर जो कि उसको वहाँ रहने के लिए तैयार करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? अडेप्टेशन बोलते हैं। अडेप्ट हो जाता है कोई भी एनिमल या प्लांट अपने एनवायरनमेंट में रहने के लिए। द हैबिटेट ऑफ प्लांट एंड एनिमल दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। जो प्लांट और एनिमल लैंड पे रहते हैं उनकी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट होती है। द हैबिटेट ऑफ प्लांट एंड एनिमल दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक हैबिटेट्स। सॉइल, वाटर एंड एयर आर द एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ हैबिटेट। ये सारे के सारे क्या हैं? एबायोटिक फैक्टर्स हैं। अभी अभी हमने ऊपर देखा भी है, जो भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो क्या हैं? एबायोटिक फैक्टर्स हैं। चेंजिंग इन अवर सराउंडिंग दैट मेक अस रेस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड स्टिमुलाई। अगर हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे सराउंडिंग में किसी भी तरह की कोई चेंज होती है जो कि हमें उसके लिए रेस्पॉन्ड करने के लिए बाधित करती है, तो वो क्या है? स्टिमुलाई की वजह से हम रेस्पॉन्ड करते हैं। वेलकम टू एपी एजुकेशन। आज हम करेंगे सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, पहली बॉट सम वेजिटेबल्स सच एज फ्रेंच बीन्स, लेडी फिंगर, ग्रीन चिलीज, ब्रिंजल्स एंड पोटैटोज ऑल मिक्सड इन ए बैग। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ सेपरेशन वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर हर टू सेपरेट देम। पहली जो है वो बाजार जाती है, वहां से कुछ सब्जियां खरीद कर लाती है, तो उनको अलग अलग करने के लिए उसके लिए कौन सा मेथड ऑफ सेपरेशन जो है वो सबसे अच्छा रहेगा? विनोविंग, साइविंग, थ्रेसिंग या हैंड पिकिंग। सो
हैंड पिकिंग इज द बेस्ट मेथड टू सेपरेट वेजिटेबल्स ऑल मिक्स्ड इन द बैग। सब्जियों को अलग करने के लिए हैंड पिकिंग मेथड जो है वो सबसे बेहतर रहेगा, क्योंकि पार्टिकल्स का साइज बड़ा बड़ा है, तो हैंड पिकिंग मेथड से उनको इजीली अलग अलग किया जा सकता है। भूजू's grandmother is suffering from diabetes. Her doctor advised her to take lassi with less fat content. Which of the following method would be most appropriate for भूजू to prepare it? भूजो की जो ग्रैंडमदर हैं उन्हें डायबिटीज़ है, तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आप लेस फैट कंटेंट वाली लस्सी लें। तो भूजू जो है ऐसी लस्सी बनाने के लिए कौन से मेथड का यूज़ करेगा? फिल्ट्रेशन, डिकेंटेशन, चर्निंग या विनोविंग? Churning would be the best method to prepare lassi with low fat content, as this method of separation remove all the fat. तो ऐसी लस्सी बनाने के लिए भूजो जो है वो चर्निंग मेथड का यूज़ करेगा, क्योंकि चर्निंग मेथड का यूज़ करके हम दही से सारा फैट जो है उसको अलग कर सकते हैं और पीछे जो रेजिड्यू के रूप में बचता है वो लेस फैट कंटेंट वाली लस्सी बच जाती है। सो ऑप्शन नंबर सी, चर्निंग विल बी द राइट आंसर। एज शोन इन दिस फोटो, churning method is shown in this picture and we can also understand from this। जैसा कि दिखाया गया है फोटो में, इस फोटो को देखकर भी हम इजीली समझ सकते हैं कि चर्निंग मेथड कौन सा मेथड है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर वुड यू बी एबल टू सेपरेट यूजिंग द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन? फिल्ट्रेशन मेथड का यूज करके आप इनमें से किन्हें अलग अलग कर सकते हैं? ऑयल इन वाटर, कॉर्नफ्लेक्स इन मिल्क, सॉल्ट इन वाटर और शुगर इन मिल्क? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, दैट इज कॉर्नफ्लेक्स इन मिल्क। कॉर्नफ्लेक्स में से हम मिल्क को फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम कॉर्नफ्लेक्स और मिल्क के मिक्सचर को फिल्टर करेंगे तो कॉर्नफ्लेक्स जो है वो फिल्टर पेपर पर रह जाएगी और मिल्क जो है वो सेपरेट कंटेनर में आ जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग मेथड वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम द बंडल ऑफ स्टार्क? इनमें से कौन सा एक मेथड है वो बेस्ट होगा स्टार्क से ग्रेन्स को, अनाज को अलग करने के लिए? हैंड पिकिंग, विनोविंग, साइविंग या थ्रेसिंग? तो हमने देखा था चैप्टर में कि जो थ्रेसिंग जो है वुड बी द बेस्ट मेथड टू सेपरेट द ग्रेन फ्रॉम द बंडल ऑफ स्टार्क। तो ऑप्शन नंबर डी, दैट इज थ्रेसिंग, विल बी द राइट आंसर। इससे हम पूरे स्टार्क से ग्रेन को अलग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 4 मिक्सचर्स आर गिवन बिलो: kidney pea and chickpea, pulses and rice, rice flakes and corn, potato wafers and biscuits. Which of these can be separated by the method of winnowing? ये कुछ मिक्सचर्स दिए गए हैं, पूछा गया है कि इसमें से विनोविंग मेथड का यूज करके हम कौन से दो मिक्सचर्स को अलग अलग कर सकते हैं। तो हम विनोविंग मेथड का यूज करके उन दो को अलग कर पाएंगे जिसमें से एक पार्टिकल हैवी होगा और एक पार्टिकल लाइटर होगा। जैसे कि थर्ड और फोर्थ में राइस फ्लेक्स एंड कॉर्न में से राइस फ्लेक्स लाइटर है और कॉर्न हैवी है। पोटैटो वेफर्स एंड बिस्किट्स में से पोटैटो वेफर्स लाइटर है एंड बिस्किट्स आर हैवी। बाकी के जो दो ऑप्शंस हैं फर्स्ट एंड सेकंड, इनमें चारों ही पार्टिकल का जो वेट है वो लगभग इक्वल है, मीन्स हैवी है। लाइटर पार्टिकल उसमें से कोई भी नहीं है। सो 3 and 4 दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर डी will be the right answer, as potato wafers and rice flake being lighter can be easily blown away by the wind and separated from the heavier corn and biscuits। क्योंकि पोटैटो वेफर्स और जो राइस फ्लेक जो थे उनका वेट लाइट था, तो वो इजिली विंड के साथ ब्लो करके चले जाएंगे और जो हैवी कॉर्न और बिस्किट है वो पीछे रह जाएगा, जैसे कि हमने विनोविंग पढ़ते टाइम चैप्टर में देखा था कि विनोविंग मेथड का यूज जो है एक लाइटर और एक हैवियर जो पार्टिकल्स का मिक्सचर होता है उनको सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाइल प्रिपेयरिंग चपातीज पहेली फाउंड दैट द फ्लोर टू बी यूज्ड वाज मिक्स्ड विद व्हीट ग्रेन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड विल बी सुटेबल टू सेपरेट द ग्रेन्स फ्रॉम फ्लोर? चपाती बनाते टाइम पहेली ने नोटिस किया कि जो वो आटा है उसमें कुछ कुछ ग्रेन्स भी हैं, कुछ कुछ गेहूं के पार्टिकल्स भी हैं, तो उनको सेपरेट करने के लिए पहेली कौन से मेथड का यूज करेगी? थ्रेसिंग, साइविंग, विनोविंग या फिल्ट्रेशन? सो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज साइविंग, विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि पहेली जो है वो छलनी से अगर उसको छानेगी आटे को तो जो फाइन पार्टिकल्स हैं वो तो नीचे चले जाएंगे, लेकिन जो गेहूं के कुछ बड़े पार्टिकल्स हैं वो साइव के ऊपर, दैट इज छलनी के ऊपर ही रह जाएंगे।
So option number B, siving, will be the right answer. You might have observed the preparation of ghee from butter and cream at home. Which method can be used to separate ghee from the residue? आपने घर पे घी बनाने की प्रोसेस देखी होगी कि बटर से और क्रीम से किस तरह से घर पे घी बनाया जाता है। तो उसमें कुछ इम्प्योरिटीज भी होती हैं और कुछ घी होता है। तो उन दोनों को सेपरेट करने के लिए आप कौन से मेथड का यूज करेंगे? इवेपोरेशन, डीकेंटेशन, फिल्ट्रेशन एंड चर्निंग। सो वी विल यूज डीकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। पहले हम क्या करेंगे कि जो गर्म घी है उसको रख देंगे, तो उसमें जो भी इम्प्योरिटीज के पार्टिकल है वो नीचे रह जाएंगे और कुछ इम्प्योरिटी जो लाइटर थी, जिसकी डेंसिटी कम थी, वो ऊपर रहेगी घी के साथ में। तो फिर क्या करेंगे, हम डीकेंटेशन करने के बाद उसको फिल्टर कर लेंगे। सो वी विल यूज डीकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन, दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर बी। चर्निंग का यूज जो है वो हम दही से बटर बनाने के लिए करते हैं। In an activity, a teacher dissolved a small amount of copper sulfate in a tumbler half filled with water. Which method would you use to get back copper sulfate from the solution? टीचर ने एक आधा टम्बलर लिया जो कि पानी का भरा हुआ था और उसमें कॉपर सल्फेट को डिसॉल्व कर दिया। अब आप कौन से मेथड का यूज करेंगे कॉपर सल्फेट और वाटर को अलग अलग करने के लिए? डीकेंटेशन, इवेपोरेशन, सेडिमेंटेशन या कंडेंसेशन? So we will use evaporation method to get back copper sulfate from the solution. Option number B, that is evaporation, will be the right answer. क्योंकि evaporate होके पानी तो जो है वो चला जाएगा और पीछे जो है वो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बच जाएंगे। Question number 9. During summers, Bhujo carries water in a transparent plastic bottle to his school. One day he left his bottle in the school. The bottle still had some water left in it. The following day, he observed some water droplets on the inner surface of empty portion of bottle. These droplets of water were formed due to. भूजू एक लड़का है जिसके पास एक ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल है और वो पानी की बोतल को स्कूल में ही भूल के आ जाता है। जब नेक्स्ट डे वो स्कूल जाता है तो देखता है कि पानी की जो बोतल होती है उसके अंदर वाले सरफेस पे कुछ वाटर की ड्रॉपलेट्स बनी हुई थी। तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स जो कि बोतल के अंदर बनी, वो किस वजह से बनी? So option number C, that is evaporation and condensation, will be the right answer. क्योंकि पहले गर्मी की वजह से पानी इवेपोरेट हुआ, फिर बाहर से कुछ ठंडी हवा आई होगी, तो कंडेंसेशन की वजह से जो इवेपोरेट हुआ हुआ पानी था वो फिर से वाटर की कुछ ड्रॉपलेट्स में चेंज हो गया। So option number C, that is evaporation and condensation, will be the right answer. Question number 10. Paheli asked for a glass of water from Bhuju. He gave her a glass of ice cold water. Paheli observed some droplets on the outer surface of glass and asked Bhuju how these droplets of water were formed. Which of the following should be Bhuju's answer? पहेली भूजू से एक पानी का ग्लास मांगती है तो भूजू उसको एक ठंडा पानी का ग्लास देता है। तो पहेली ने ऑब्जर्व किया कि इसके बाहर तो कुछ वाटर की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स बनी हुई हैं। तो वो ड्रॉपलेट्स क्यों बनी हुई हैं? पहेली ने ऐसा भूजू से पूछा। तो भूजू का आंसर क्या होगा? इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द ग्लास, water that seep out from the glass, evaporation of atmospheric water vapor, condensation of atmospheric water vapor. So option number D, that is condensation of atmospheric water vapor, will be the right answer. क्योंकि हमारा जो वातावरण है उसमें कुछ वाटर वेपर्स थे, तो जैसे ही वो ठंडे ग्लास के कांटेक्ट में आए तो वो क्या हो गए? कंडेंस हो गए। तो कंडेंस होकर उन्होंने वाटर ड्रॉपलेट्स बना ली। So option number D, that is condensation of atmospheric water vapor, will be the right answer. An iron nail is kept in each of the following liquid. In which case would it lose its shine and appear dull? आयरन नेल को इन सभी लिक्विड्स में बारी बारी करके रखा जाता है, तो किस लिक्विड में अपना वो शाइन खो देगी और डल दिखाई देगी? मस्टर्ड ऑयल, सॉफ्ट ड्रिंक, कोकोनट ऑयल या फिर कैरोसिन? सो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सॉफ्ट ड्रिंक, विल बी द राइट आंसर। क्योंकि आयरन की जो नेल है वो सॉफ्ट ड्रिंक के साथ कहीं ना कहीं रिएक्शन करेगी। बाकी आयरन जो है किसी भी ऑयल के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करता है, तो उनके साथ उसकी जो सरफेस है उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सॉफ्ट ड्रिंक, विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2. पिक वन मटेरियल फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज कम्प्लीटली सोल्यूबल इन वाटर। इनमें से एक ऐसा मटेरियल बताएं जो कि वाटर में कम्प्लीटली सोल्यूबल है। चाक पाउडर, टी लीव्स, ग्लूकोज या सॉडस्ट। जैसे कि हमने देखा ग्लूकोज जो है
वो पानी में अच्छे से घुल जाता है, जबकि चाक पाउडर, टी लीव्स और जो सो डस्ट जो कि भूसा है वो पानी में नहीं घुलता। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ये जो क्वेश्चंस हैं ये सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल इनटू ग्रुप्स जो चैप्टर था उसके हैं, तो ये भी हम इसी चैप्टर के साथ में कर लेंगे। यू आर प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग मटेरियल: मैग्नीफाइंग ग्लास, मिरर, स्टेनलेस स्टील प्लेट, ग्लास टम्बलर। विच ऑफ द अबाव मटेरियल विल यू आइडेंटिफाई एज ए ट्रांसपेरेंट। ये कुछ मटेरियल्स दिए गए हैं आपको, तो इनमें से ट्रांसपेरेंट मटेरियल कौन कौन से हैं? ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी मटेरियल जिससे हम देख सकते हैं। सो फर्स्ट एंड फोर्थ, दैट इज मैग्नीफाइंग ग्लास एंड ग्लास टम्बलर आर ट्रांसपेरेंट एंड वी कैन सी थ्रू देम। सो फर्स्ट एंड फोर्थ इज गिवन इन सी, सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4. Bhuju found a bag container containing the following material: mirror, paper stained with oil, magnet and glass spectacles. Help Bhuju in finding out the material which is opaque. भूजू को एक बैग मिलता है, उसमें कुछ मटेरियल्स हैं, तो हमें ये बताना है कि उसमें ओपैक दैट इज अपारदर्शी मटेरियल कौन कौन से हैं। सो फर्स्ट एंड थर्ड, दैट इज मिरर एंड मैग्नेट आर ओपैक, क्योंकि मिरर और मैग्नेट में से हम देख नहीं सकते, वी कांट सी थ्रू देम, सो दीज आर ओपैक। पेपर स्टेन विद ऑयल जो है वो ट्रांसल्यूसेंट है एंड ग्लास स्पेक्टिकल्स ट्रांसपेरेंट है। सो फर्स्ट एंड थर्ड दैट इज गिवन इज ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। While doing an activity in class, the teacher asked Paheli to hand over a translucent material. Which among the following material will Paheli pick and give her teacher? क्लासरूम में एक्टिविटी करते टाइम टीचर ने पहेली से कहा कि जो ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट है इन सभी ऑब्जेक्ट में से वे उन्हें दे। तो पहेली टीचर को क्या देगी? ग्लास टम्बलर, मिरर, मसलिन क्लॉथ और एल्यूमिनियम फॉइल। सो शी विल गिव मसलिन क्लॉथ, दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, बिकॉज वी कैन सी पार्शली थ्रू मसलिन क्लॉथ। क्योंकि मसलिन क्लॉथ के थ्रू पार्शली देखा जा सकता है, तो पहेली जो है वो टीचर को मसलिन क्लॉथ देगी। क्वेश्चन नंबर 6. Which pair of substances among the following would float on a tumbler half filled with water? इनमें से कौन से substances जो हैं वो पानी के ऊपर तैरेंगे? Cotton thread and thermocol, feather and plastic ball, pin and oil drop, rubber band and coin. So option number B, that is feather and plastic ball will be the right answer, क्योंकि वो पानी से लाइट भी होते हैं, डेंसिटी भी कम होती है, उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा है, तो वो पानी में नहीं डूबेंगे, वो पानी के ऊपर तैरेंगे। दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7. विच अमंग द फॉलोइंग आर कॉमनली यूज्ड फॉर मेकिंग ए सेफ्टी पिन? इनमें से किस चीज का प्रयोग सेफ्टी पिन बनाने के लिए किया जाता है? वुड एंड ग्लास, प्लास्टिक एंड ग्लास, लेदर एंड प्लास्टिक एंड स्टील एंड प्लास्टिक। सो ऑप्शन नंबर डी, दैट इज स्टील एंड प्लास्टिक इज राइट आंसर। पिन बनाने के लिए, सेफ्टी पिन बनाने के लिए हम स्टील और प्लास्टिक का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8. विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट लस्ट्रस? इनमें से कौन सा एक मटेरियल जो है उसकी लस्टर नहीं होती, शाइन नहीं होती, मतलब वो चमकीला नहीं होता? गोल्ड, सिल्वर, वुड और डायमंड। सो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वुड विल बी द राइट आंसर, क्योंकि लकड़ी की अपनी कोई चमक नहीं होती। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट सही नहीं है? मटेरियल आर ग्रुप्ड फॉर कन्वीनियंस, material are grouped to study their properties, material are grouped for fun, material are grouped according to their uses. material को हम grouping इसलिए करते हैं ताकि हम conveniently उनकी property की study कर सके और उनके uses को देख सके। So option number C, that is material are grouped for fun. This is not correct. So option number C will be the right answer. material को हम केवल fun के लिए ही grouping नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 10. फाइंड द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग. इनमें से एक अलग है, उसको अलग कीजिए. तवा, स्पेड, प्रेशर कुकर, इरेजर. इरेजर इज मेड अप ऑफ रबर वेयर एज रेस्ट ऑल आर मेड अप ऑफ मेटल. इरेजर जो है वो एक रबर से बना है, बाकी सभी से के जो सभी जो है वो मेटल से बने हैं. सो ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इरेजर विल बी द राइट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग द फ्रंट ग्लास ऑफ ए कार. इनमें से किस मटेरियल का यूज कार का फ्रंट ग्लास बनाने के लिए किया जाता है? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ओपैक और ऑल ऑफ द अबव.
सो ऑप्शन नंबर ए दैट इज ट्रांसपेरेंट इज राइट आंसर, क्योंकि जो कार का जो फ्रंट ग्लास है वो बनाने के लिए हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं ताकि हमें वो चीजें जो हैं वो क्लियरली दिख सके। ये हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ईपी एजुकेशन। आज हम करेंगे फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, पहेली वांट्स टू प्रेजेंट हर फ्रेंड ए गिफ्ट मेड अप ऑफ प्लांट फाइबर। पहेली अपनी दोस्त को प्लांट फाइबर से बना हुआ एक तोहफा देना चाहती है। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग विल शी सेलेक्ट, इनमें से वो क्या सेलेक्ट करेगी? जूट बैग, वुलन शॉल, सिल्क साड़ी या नायलॉन स्कार्फ? शी विल सेलेक्ट द जूट बैग एज जूट इज ए प्लांट फाइबर। वो उसको जूट बैग देगी क्योंकि जूट बैग जो है वो एक प्लांट फाइबर है। वुलन शॉल जो है वो वूल से बना होता है और वूल हमें गॉट और शीप से मिलती है, सो वूल इज एन एनिमल फाइबर। सिल्क साड़ी इज मेड अप ऑफ सिल्क और सिल्क जो है वो हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है। नायलॉन स्कार्फ इज मेड अप ऑफ नायलॉन फाइबर एंड नायलॉन इज एन आर्टिफिशियल फैब्रिक। विच स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट सही नहीं है? यूज ऑफ चरखा वॉज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी एज ए पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंस मोमेंट। चरखा का प्रयोग जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा प्रसिद्ध किया गया था इंडिपेंडेंस मोमेंट के दौरान। इन इंडिया जूट इज मेनली ग्रोन इन केरला एंड पंजाब। भारत में जूट जो है मुख्यतः केरल और पंजाब में उगाया जाता है। टू मेक फैब्रिक द फाइबर इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न। फैब्रिक बनाने के लिए फाइबर को पहले यार्न में बदलते हैं। सूफी संत वाज ए वीवर। सूफी संत कबीर जो थे वो एक बुनकर थे। तो ये सभी स्टेटमेंट सही हैं, बट बी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। इन इंडिया जूट इज मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम। भारत में जूट जो है वो वेस्ट बंगाल, बिहार और आसाम में उगाया जाता है। बाकी सभी स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन ऑप्शन बी जो है वो इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन बी ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल डिड पीपल यूज इन एंशिएंट टाइम्स फॉर मेकिंग क्लोथ्स। इनमें से किस चीज का प्रयोग पुराने समय में लोग कपड़े बनाने के लिए किया करते थे? फर्स्ट, लीव्स ऑफ ट्रीज। सेकंड, न्यूज़पेपर। थर्ड, मेटल फॉइल। फोर्थ, एनिमल स्किन्स एंड फर्स। पुराने समय में लोग लीव्स ऑफ ट्रीज, पेड़ों की पत्तियां, और एनिमल स्किन एंड फर, जो जानवरों की जो स्किन है और उनके फर जो है, इसका इस्तेमाल कपड़े बनाने के लिए किया करते थे। दैट इज फर्स्ट एंड फोर। फर्स्ट एंड फोर इज गिवन इन डी, सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। डी जो है वो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल फाइबर, इनमें से कौन सा एक नेचुरल फाइबर नहीं है? कॉटन, जूट, नायलॉन, फ्लैक्स। जैसा कि हमने पढ़ा था, कॉटन, जूट और फ्लैक्स आर नेचुरल फाइबर, बट नायलॉन इज एन आर्टिफिशियल फाइबर जिसको मैन ने बनाया है। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, विच सेट ऑफ सब्सटेंसेस इज नॉट यूज्ड फॉर मेकिंग फाइबर। इनमें से कौन से एक सेट ऑफ सब्सटेंसेस का यूज फाइबर बनाने के लिए नहीं किया जाता? सिल्क एंड केमिकल्स, याक हेयर, कैमल हेयर, हस्क एंड बोन्स, फ्लैक्स एंड वूल। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। हस्क एंड बोन का यूज जो है वो फाइबर बनाने के लिए नहीं किया जाता। बाकी याक हेयर, कैमल हेयर से भी हम वूल बनाते हैं। फ्लैक्स और वूल से भी फाइबर बनाने का यूज किया जाता है। सिल्क एंड केमिकल का यूज भी फाइबर बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन हस्क और बोन का यूज जो है वो किसी भी तरह का फाइबर बनाने के लिए नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 6, Bujo went to a cloth shop. There he found a fabric which was smooth to touch, had a vibrant color and shine. The fabric could be. बूझो एक लड़का है जो कि कपड़े की दुकान पे जाता है और वहाँ पे वो पाता है कि एक कपड़ा है जो बहुत स्मूथ है टच करने पे, और उसका जो कलर है वो बहुत ही चमकीला है। तो वह कपड़ा कौन सा हो सकता है? ऑप्शन ए कॉटन, ऑप्शन बी वूल, ऑप्शन सी सिल्क एंड डी इज जूट। सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जो फाइबर जो होता है कॉटन का वो बहुत स्मूथ होता है, उसके वाइब्रेंट कलर होते हैं और उनमें थोड़ी शाइन भी होती है। विच पार्ट ऑफ द जूट प्लांट इज यूज्ड फॉर गेटिंग जूट फाइबर। जूट प्लांट के कौन से हिस्से का प्रयोग जूट फाइबर बनाने के लिए किया जाता है? फ्लावर, स्टेम, फ्रूट
और लीफ। जूट इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट। जूट जो है वो जूट प्लांट के स्टेम से बनाया जाता है। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, यार्न इज वोवन टू गेट फैब्रिक यूजिंग। जो धागे का यूज है वो फैब्रिक बनाने के लिए, कपड़ा बनाने के लिए किया जाता है, किसका यूज करके? चरखा, स्पिनिंग मशीन, लूम्स और नीटिंग नीडल्स। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, लूम्स। 2 सेट ऑफ यार्न आर यूज टू मेक ए फैब्रिक। धागे से एक कपड़ा बनाने के लिए 2 सेट ऑफ यार्न का प्रयोग किया जाता है। द यार्न इज वोवन इनटू फैब्रिक यूजिंग हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड लूम्स। यार्न से, धागे से कपड़ा बनाने का जो काम है वो हैंड ऑपरेटेड है और पावर ऑपरेटेड लूम्स के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, बीरा इज ए फार्मर। बीरा एक किसान है। हिज फील्ड हैज ए ब्लैक सॉइल एंड द क्लाइमेट इज वार्म। उसके खेत में जो मिट्टी है वो काली मिट्टी है और वहाँ का क्लाइमेट जो है वो वार्म है। विच फाइबर यील्डिंग प्लांट शुड ही ग्रो इन हिज फील्ड। वह कौन से प्लांट को अपने खेत में उगाएगा? जूट, कॉटन, कोकोनट और वूल। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, दैट इज कॉटन। कल्टीवेशन ऑफ कॉटन रिक्वायर अवेलेबिलिटी ऑफ ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। जो कपास होता है उसकी खेती के लिए काली मिट्टी और वार्म क्लाइमेट की जरूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 10, द करेक्ट सीक्वेंस टू गेट क्लोथ इज। कपड़ा बनाने के लिए कौन सी एक सीक्वेंस सही है? कपड़ा बनाने के लिए सीक्वेंस फाइबर, यार्न, फैब्रिक। पहले फाइबर होता है, फाइबर से धागा बनता है और फिर उससे कपड़ा बनता है। सो ऑप्शन बी, दैट इज फाइबर, यार्न, फैब्रिक इज राइट आंसर। भूजो वांट टू मेक यार्न फ्रॉम फाइबर एट होम। भूजो जो है वो फाइबर से घर पे ही धागा बनाना चाहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल ही यूज टू कैरी आउट द टास्क। वो इनमें से किस चीज का यूज करेगा इस काम को करने के लिए? पावर लूम, हैंडलूम, चरखा या नीटिंग नीडल्स। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, दैट इज चरखा इज यूज टू मेक यार्न फ्रॉम फाइबर। चरखे का यूज जो है वो फाइबर से धागा बनाने के लिए किया जाता है। फाइबर आर ड्रोन आउट एंड ट्विस्टेड विच ब्रिंग्स द फाइबर टुगेदर टू फॉर्म यार्न। फाइबर को एक साथ लाया जाता है और वो ट्विस्ट होके यार्न बन जाता है, दैट इज फाइबर से एक धागा बन जाता है। लेकिन अगर यार्न से फैब्रिक बनाना होता तो हम किसका यूज करते? यार्न से अगर फैब्रिक बनाना होता तो हम लूम्स का यूज करते, जैसे कि हमने एक ऊपर क्वेश्चन में देखा था, दैट इज हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड लूम्स का यूज किया जाता है धागे से कपड़ा बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, फिल इन द ब्लैंक। प्लांट फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम कॉटन एंड जूट। प्लांट फाइबर जो है वो हमें कॉटन और जूट से मिलता है। एनिमल फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क एंड वूल। एनिमल फाइबर जो है वो हमें सिल्क और वूल से मिलता है। अगर आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो अबाउट सेशन में जाके मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ पे मैं इसकी पीडीएफ डाल दूंगी। अगर आपको ये हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एपी एजुकेशन। हमने एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया है। आज से हम एक नई सीरीज क्वेश्चंस की स्टार्ट करेंगे जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज है। जो एनसीईआरटी की सीरीज है चैप्टर्स की वो इसके पैरेलल में चलेगी, लेकिन किसी भी कंपटीशन की तैयारी के लिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। ये वे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाएंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज है जिसको हम आज स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम डज नॉट प्रोवाइड डाइटरी फाइबर। इनमें से कौन सा भोज्य पदार्थ हमें डाइटरी फाइबर नहीं देता है? होल ग्रेन, होल पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, मिल्क। अनाज, दालें, फल व सब्जियां या दूध। जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा था कि डाइटरी फाइबर जो होते हैं वो हमें अनाज, दालों, फल व सब्जियों से मिलते हैं, लेकिन दूध जो है वो हमें किसी भी तरह का डाइटरी फाइबर नहीं देता है। इट प्रोवाइड प्रोटीन एंड कैल्शियम। दूध हमें प्रोटीन व कैल्शियम प्रदान करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ प्रोटीन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स।
इनमें से कौन सा एक प्रोटीन का सोर्स दूसरों से अलग है? पीज, ग्राम, सोयाबीन, कॉटेज चीज, मटर, चना, सोयाबीन, कॉटेज चीज और पनीर। जैसा कि हमने देखा है कि ये सारे के सारे ही प्रोटीन के सोर्सेज हैं, लेकिन पीज, ग्राम और सोयाबीन जो है वो प्लांट सोर्स है, जबकि कॉटेज चीज और पनीर जो है वो एनिमल सोर्स है। ये ऊपर वाले जो 3 ऑप्शंस हैं ये हमें प्लांट से मिलते हैं, बट जो डी कॉटेज चीज है ये हमें जानवरों से मिलता है। तो इसमें यही पूछा गया है कि कौन सा डिफरेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉटेज चीज और पनीर। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज नॉट प्रेजेंट इन मिल्क? इनमें से कौन सा एक पोषक तत्व दूध में नहीं पाया जाता? प्रोटीन, विटामिन सी, कैल्शियम, विटामिन डी। जैसा कि हमने देखा प्रोटीन जो है वो दूध में पाया जाता है, कैल्शियम और विटामिन डी भी दूध में पाए जाते हैं, लेकिन विटामिन सी जो होता है वो सीट्रस फ्रूट्स, खट्टे फलों में पाया जाता है। रीड द फूड आइटम गिवन बिलो। wheat, ghee, ionized salt, spinach. Which of the above food item are energy giving food? ऊपर जो फूड आइटम दिए गए हैं इनमें से कौन से एनर्जी गिविंग फूड हैं जो कि हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिसको खाने से हमें ऊर्जा मिलती है? जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा था कि एनर्जी गिविंग फूड आर कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। और व्हीट, गेहूं जो है वो एक कार्बोहाइड्रेट है, जबकि घी जो है वो एक फैट है। तो 1 और 2 आर करेक्ट, और ये दोनों जो हैं ये हमें ऑप्शन नंबर 3 में मिल जाते हैं। So option number 3 is correct. Read the following statement about deficiency disease. They are caused by germs. जो deficiency disease है वो germs से होती हैं. They are caused due to lack of nutrients in our diet. They can pass one to another person through contact, or they can be prevented by taking a balanced diet. Which pair of statement best describe a deficiency disease? ऊपर कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इसमें से हमें बताना है कि डेफिशिएंसी डिजीज के लिए कौन सी स्टेटमेंट बेस्ट है। दे आर कॉज बाय जर्म्स, नहीं, डेफिशिएंसी डिजीज जर्म से नहीं होती। दे आर कॉज ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर डाइट, हाँ, डेफिशिएंसी डिजीज जो होती है वो न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से होती है। ऑप्शन सी इज दे कैन बी पास्ड वन टू अनदर पर्सन थ्रू कॉन्टैक्ट। ऐसा भी हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, डेफिशिएंसी डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन के कॉन्टैक्ट से नहीं होती। दे कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग ए बैलेंस डाइट। डेफिशिएंसी डिजीज को हम एक बैलेंस डाइट लेके उससे बचा जा सकता है। डेफिशिएंसी डिजीज आर कॉज ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी, देयरफॉर इट इज आल्सो रिकमेंडेड टू कंज्यूम बैलेंस डाइट। जो डेफिशिएंसी डिजीज हैं वो न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से होती हैं, इसलिए ये रिकमेंड किया जाता है कि हम हमेशा बैलेंस डाइट लें। तो सेकंड एंड फोर्थ वन इज करेक्ट। Second and fourth one is correct, and this is given in option number 3. Given below are the steps to test the presence of protein in a food item. Take a small quantity of food item in a test tube, add 10 drops of water to it and shake it. Make a paste of or powder of food to be tested. Add 10 drops of caustic soda solution to the test tube and shake well. Add 2 drops of copper sulfate solution to it. Which of the following is correct sequence of the steps? ये जो नीचे स्टेप्स दिए गए हैं ये प्रोटीन टेस्ट के स्टेप्स हैं, हमें इनको अरेंज करना है एक करेक्ट सीक्वेंस में। तो प्रोटीन टेस्ट के लिए सबसे पहले हमें मेक ए पेस्ट और पाउडर ऑफ फूड टू बी टेस्टेड, दैट इज ये सेकेंड ऑप्शन में दिया गया है। सबसे पहले हम जो भी फूड आइटम है उसका पेस्ट या पाउडर बनाएंगे। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम इन ए टेस्ट ट्यूब एंड ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट एंड शेक इट। थोड़ी मात्रा में जो फूड है उसको हम टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे, उसमें 10 ड्रॉप्स वाटर के डालेंगे और उसको शेक करेंगे। ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन टू इट, उसके बाद में हम 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के डालेंगे। Add 10 drops of caustic soda solution to the test tube and shake well. 2, 1, 4 and 3. This is correct order and this is given in option number 2. So option number 2 is right answer. Fill in the blanks. Question number 7 में fill in the blanks दिए गए हैं।
ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरह भी पूछे जाते हैं बहुत सारे एग्जाम्स में, तो हम इनको भी करेंगे। डैश इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की कमी की वजह से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। रिकेट्स जो है वो विटामिन डी की कमी की वजह से होता है। डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉज ए डिजीज नॉन एज बैरी बैरी। कौन से विटामिन की कमी की वजह से बैरी बैरी रोग होता है? विटामिन B1। B1 की कमी से बैरी बैरी रोग होता है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉज ए डिजीज नॉन एज स्कर्वी। विटामिन सी की कमी की वजह से स्कर्वी नामक रोग होता है। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए इन आवर फूड। नाइट ब्लाइंडनेस नामक रोग जो है वो विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 8 भी फिल इन द ब्लैंक्स ही हैं, लेकिन ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिए गए हैं तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इनको भी एमसीक्यू बना करके एग्जाम्स में पूछा जाता है और पूछा जा सकता है, इसलिए हम इनको भी करेंगे। एग यॉक इज रिच इन ब्लैंक एंड एग प्रोटीन इज रिच इन ब्लैंक। एग यॉक इज रिच इन फैट वेयर एज एग एल्ब्यूमिन इज रिच इन प्रोटीन। जो अंदर का पार्ट होता है एग का उसमें फैट होता है, जबकि जो बाहर का जो पार्ट होता है वो होता है प्रोटीन। डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग ए बैलेंस्ड डाइट। डेफिशिएंसी डिजीज से एक बैलेंस डाइट लेके बचा जा सकता है। ईटिंग टू मच ऑफ फैट रिच फूड मे लीड टू ए कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। बहुत ज़्यादा फैट खाने से मोटापा हो सकता है। The component of food that does not provide any nutrient to our body yet is essential in our food is roughage। ऐसे कंपोनेंट जो कि हमें कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं देते लेकिन फिर भी वो हमारे फूड में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, वो है रफेज। द विटामिन दैट गेट इजली डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग ड्यूरिंग कुकिंग इज विटामिन सी। ऐसे विटामिन जो कि हीटिंग से बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं वो है विटामिन सी। ये थे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़। अगर आपको एक क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।